जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेद त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रेशियो एनालिसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे 12th स्टैंडर्ड की बात करी जाए या फिर एमकॉम की बात करी जाए या फिर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की बात करी जाए या फिर कॉमर्स सेक्टर से किसी भी आप पेपर की बात करेंगे, उसमें ऐसा हो नहीं सकता कि रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ना जाते हों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पिछले 2 वीडियोस मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड दिए हैं, जिसमें मैंने पहले में बताया था कि रेशियो एनालिसिस होता क्या है और दूसरे में आपको ये बताया था कि सिंपल प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियोज कौन कौन से हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में रेशियो एनालिसिस के चले जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है और उन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग को जानना है कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसको इन्वेस्टर्स रेशियो भी कहा जाता है। अर्थात इस रेशियो का मुख्य उद्देश्य ही ये होता है कि ये पता लगाया जाए इन्वेस्टर्स को क्या मिल रहा है या कंपनी में जो इन्वेस्टर्स ने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है उस पर कंपनी क्या अर्न कर रही है। बस इसीलिए इसको कहा जाता है इन्वेस्टर्स रेशियो या ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। हिंदी में कहें तो इसको कहा जाता है संपूर्ण लाभदायकता अनुपात। लाभदायकता अनुपात को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है सामान्य लाभदायकता अनुपात या सरल लाभदायकता अनुपात और दूसरा होता है संपूर्ण लाभदायकता अनुपात या विनियोजक लाभदायकता अनुपात। अब अगर फिर से बात करें कि ये दोनों ही अनुपात क्या बताते हैं, तो इनके नाम से ही आप जान लीजिएगा। जैसे सिंपल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की अगर बात करें तो वो क्या कहता है कि व्यवसाय, उसको ऑपरेटिंग रेशियोज भी कहा जाता है, अर्थात वो परिचालन के अनुपात हैं। परिचालन क्या है? परिचालन में आता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि ये सब के सब रेशियो उन्हीं ट्रेडिंग पीएल पर ही बेस करते हैं और ये जानना चाहते हैं वहाँ से इन्वेस्टर्स, ये जानना चाहते हैं मैनेजर्स, ये जानना चाहते हैं कंपनी के ओनर्स, ये जानना चाहती है गवर्नमेंट, ये जानना चाहते हैं कंपनी के सप्लायर्स कि कंपनी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से क्या कमा रही है। तो हम लोग उसमें बात कर चुके हैं सिंपल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। अब ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में बैलेंस शीट का एनालिसिस करते हैं और इन्वेस्ट की गई कैपिटल पर शेयर होल्डर्स को क्या रिटर्न मिल रहा है और क्या कंपनी कमा रही है। बस इसी को कहते हैं ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। यहां पर इन्वेस्टमेंट पर क्या कमाई हो रही है उसको देखा जाता है, जबकि सिंपल प्रॉफिटेबिलिटी में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से क्या अर्निंग हो रही है उसको देखा जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों ही रेशियोज का। तो भैया पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रेडिंग पीएल का एनालिसिस पूरा बताया था। आज इस क्वेश्चन में हम लोग बैलेंस शीट का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। तो बैलेंस शीट का एनालिसिस करें, इसके लिए बैलेंस शीट तो होनी चाहिए। तो चलिए एक बैलेंस शीट हम लोग पहले बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग एक एज ऑन, मान लो इसको हम बना रहे हैं 31 मार्च 2015 में। ये फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का। सबसे पहले ऊपर होता है पार्टिकुलर्स, कंप्लीट बैलेंस शीट आप समझेंगे यहाँ पर, नोट नंबर और अमाउंट। यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग पड़ती है आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटी। अगर बैलेंस शीट के इस फॉर्मेट का नाम आपसे पूछ लिया जाए या आपसे ऐसा कहा जाए कि कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा है, तो आपका आंसर होगा वर्टिकल फॉर्मेट, अर्थात लंबवत चिट्ठा। ये अब कंपनीज में जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो लंबवत चिट्ठा है, वर्टिकल फॉर्मेट है और उसमें पर्टिकुलर्स पड़ता है। नहीं तो हम लोग लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट वाली बैलेंस शीट पढ़े हैं, मोस्टली हमने भी पढ़ा है अपने 12th स्टैंडर्ड में। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब यहाँ पर जब फिर से हम आएंगे तो हमारी पहली हेडिंग पड़ती है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड में ये हमारी पहले नंबर की हेडिंग होती है। अब इसमें भी जब फर्स्ट पॉइंट की बात करी जाती है तो उसको कहा जाता है शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल।
शेयर कैपिटल। अब जब शेयर कैपिटल की बात करी जाती है तो इसमें दो तरीके की शेयर कैपिटल होती है, इक्विटी शेयर एट द रेट 100 ईच। इक्विटी शेयर कैपिटल अब बहुत ज़्यादा हम लोग लिख नहीं पाएंगे, नहीं तो फिर पूरा फॉर्मेट हमारा भर जाएगा। इसको हम लोग कह सकते हैं कितने भी, जैसे यहाँ पे हमने लगा दिया 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 ईच। अब 10,000 इक्विटी शेयर 100 ईच वाले हो गए तो ये नोट नंबर में कुछ नहीं है, यहाँ अमाउंट कितना हो गया, 10 लाख रुपए का अमाउंट हो गया। ओके, फिर उसके साथ में होते हैं, मान लो यही हम मान लेते हैं 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर, ये भी एट द रेट 100 ईच। तो ये कैपिटल भी हमारी कितनी हो गई, 10 लाख हो गई। ठीक है, ये दो पॉइंट होते हैं शेयर कैपिटल में। अब इसके आगे चलते हैं तो आता है रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें जितने रिजर्व हैं, 5 रिजर्व मोस्टली होते हैं, चाहे एक होता है जर्नल रिजर्व, एक होता है स्टैट्यूटरी रिजर्व, एक होता है कैपिटल रिजर्व, एक होता है सिक्योरिटी प्रीमियम और एक होता है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इन पांचों का ही बैलेंस रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। मैं एक साथ ही मान लेता हूं पूरा कि मेरा 5 लाख रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस है। कितना है रिजर्व एंड सरप्लस, 5 लाख रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस है। इसके बाद में नंबर 2 की हेडिंग होती है हमारी नॉन करंट लायबिलिटी। इसमें डिबेंचर वगैरह आते हैं, तो मैं मानता हूं इनको सब कुछ लेके चलूंगा पूरी वैल्यू, तभी तो आपको चीजें समझ में आएंगी। मैं मानता हूं 10% 5,000 डिबेंचर्स एट द रेट 100 ईच। तो 100 रुपए वाले 5 लाख, 10% डिबेंचर, ये हो गया पैसा हमारा 5 लाख रुपया। ठीक है, अब इसके बाद में फिर और आगे चलते हैं। तीसरे नंबर की हेडिंग होती है हमारी, जिसको कहते हैं करंट लायबिलिटी। इसमें क्रेडिटर्स एंड बीपी वगैरह आता है। क्रेडिटर्स है, बीपी है, आउटस्टैंडिंग है, ओवरड्राफ्ट है, ये सब करंट लायबिलिटी का हिस्सा होता है। मैं एक साथ ही इसकी पूरी वैल्यू 2 लाख रुपए मान रहा हूं। टोटल कर दीजिए तो 10 10 20 5 25 5 30 और 2 32 लाख रुपए की हमारी लायबिलिटीज हो गई हैं। अब चलते हैं एसेट साइड में। यहां से एसेट साइड बनाते हैं। एसेट साइड में हमारी पहली हेडिंग होती है जिसको कहा जाता है फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या आता है, लैंड है, प्लांट है। फिक्स्ड एसेट्स भी वैसे 2 तरीके की होती हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, लेकिन हम लोग इतना विस्तृत इसको नहीं करने वाले हैं अभी। फिक्स्ड एसेट्स ही जानते हैं। वैसे टेंजिबल का मतलब होता है जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इनटेंजिबल होती है जिनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। टेंजिबल कौन सी होती है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब टेंजिबल हैं। इनटेंजिबल कौन सी होती है, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब इनटेंजिबल हैं, लेकिन इन दोनों को ही मिलाया जाता है तो वो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। मैं सीधा अपनी फिक्स्ड एसेट्स मानता हूं कितनी, 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए। उसके बाद में हम लोग दूसरे नंबर पर चलते हैं और होती हैं हमारी करंट एसेट्स, और इसको हम मानते हैं 11 लाख रुपए की। तीसरे नंबर पर एसेट्स होती नहीं है, लेकिन उनको एसेट्स मान लिया जाता है, जिनको हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। हिंदी में इनको कहा जाता है बनावटी संपत्तियां, कृत्रिम संपत्ति और बनावटी संपत्ति। ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर हम मान लेते हैं ये भी 1 लाख रुपए की दी हुई हैं। अब इसका टोटल कर दें तो ये टोटल हमारा होता है फिर से वही 20 और 11 31 और 1 32। एसेट्स और लायबिलिटी का टोटल हमारा बराबर होना चाहिए। जी हाँ, बराबर हो गया है। ये देखिए यहाँ पर 32, ये देखिए यहाँ पर 32, और इस सब कंप्लीट बैलेंस शीट का एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग, तभी तो इसको कहते हैं इन्वेस्टर्स रेशियो। देखिए भैया, ये इस टाइप की एक बैलेंस शीट हमने बना ली है। अब इस बैलेंस शीट के आधार पर चलते हैं और रेशियोज का एनालिसिस करते हैं। क्या होते हैं ये, नंबर 1 पर
यहाँ पर 5 रेशियो हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसमें मोस्टली 10 रेशियो आते हैं, लेकिन 5 मुख्य रूप से आते हैं जिनको हम आज पढ़ने वाले हैं। अगले 5 के लिए मैं आपको अगला वीडियो ही दूंगा। देखते हैं भैया कौन कौन से रेशियो होंगे यहाँ पर। तो पहले नंबर पर हम लोग बात करते हैं, देखिए कंपनी है किसकी, मोस्टली कंपनी किसकी है भाई। अगर हम लोग एक प्राइवेट कंपनी की बात करें तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए। मिनिमम कितने कैंडिडेट रिक्वायर्ड हैं एक प्राइवेट कंपनी के लिए? 2। और अगर एक पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम कितने कैंडिडेट? 7। ये 2 या 7 लोग अगर चाहें तो अपना निर्माण एक कंपनी के तौर पर करा सकते हैं और इनके प्रयासों से एक कंपनी तैयार हो जाएगी। वो आर्टिफिशियल पर्सन होगी, उसको संचालित कौन करेगा? यही लोग मिलकर संचालित करेंगे, यही लोग डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, वो डायरेक्टर उसका संचालन करेंगे, लेकिन मोस्टली करेंगे तो यही। डिसीजन जितने भी लिए जाते हैं इन्हीं से पूछ के लिए जाते हैं, ऐसे तो नहीं डिसीजन हो जाएंगे। तो यही तो डिसीजन लेंगे, तो कंपनी को यही संचालित कर रहे हैं, है ना। तो ये जानना चाहते हैं कि हमको कंपनी से क्या मिल रहा है। क्या जानना चाहते हैं? हमको कंपनी से क्या मिल रहा है और कंपनी कितना कमा रही है, यही तो जानना चाहते हैं। तो भैया ये फॉर्मूला बन जाएगा और पहली कंडीशन बन जाएगी। क्या कंडीशन बनेगी? रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड या रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड। कहां? रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड या रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड। ओके, तो देखिए कैसे बनेगा इसका फॉर्मूला। शेयर होल्डर कौन है? देखो यहां पर क्या लिखा है, शेयर कैपिटल में 2 लोग आए हैं। शेयर होल्डर फंड में 2 पॉइंट होते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। और शेयर कैपिटल में कौन आया है? इक्विटी और प्रेफरेंस। तो यहां का फॉर्मूला पहले बताइए क्या बनेगा। यहां का फॉर्मूला होता है भैया नेट प्रॉफिट। ओके, कैसा? जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से पहले डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट निकल जाएगा, उसके बाद में गवर्नमेंट का टैक्स निकल जाएगा, फिर जो कुछ बचेगा वो मिलेगा इक्विटी, वो मिलेगा शेयर होल्डर्स को। जो बचेगा वो किसको मिलेगा? शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो प्रॉफिट हम मान लेते हैं, अभी क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, तो प्रॉफिट मानते हैं, प्रॉफिट 10 लाख रुपए का है प्रॉफिट हमारा, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ना इस पर इंटरेस्ट लगा है ना टैक्स, इन दोनों से पहले प्रॉफिट कितना है? 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ये दिया गया है। तो देखो भैया, ये जो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिलेगा वो कब मिलेगा? जब डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट निकल जाएगा और गवर्नमेंट का टैक्स निकल जाएगा, तब मिलेगा। तो यहां पर प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट कैसा होगा? आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। और चूंकि ये प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो है तो इंटू 100। अब बताइए आप नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो नेट प्रॉफिट देख लो कैसे निकलेगा। मेरे पास में प्रॉफिट कितना है? हमारे पास प्रॉफिट है कितना? 10 लाख रुपए का। इसमें से माइनस होगा इंटरेस्ट। देखो डिबेंचर्स कितने हैं? 5 लाख, और उस पर इंटरेस्ट कितना जाएगा? 10%। तो 10% इंटरेस्ट निकल जाएगा। यहां ऐसे कर देते हैं, माइनस इंटरेस्ट 5 लाख का 10% कितना होगा? 50,000 रुपया। चला जाएगा, कितना बचेगा? 9,50,000 रुपया बचेगा। इसमें गवर्नमेंट का टैक्स चला जाएगा, कुछ ना कहा गया हो तो 50% मान लेते हैं, तो 4,75,000 रुपये का टैक्स चला जाएगा। बचेगा कितना भाई? 9 लाख का आधा 4.5 लाख और 50,000 का आधा 25,000, तो ये 4,75,000 माइनस करो तो 4,75,000 ही बचेगा। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आएगा? 4,75,000। ठीक है, 4,75,000 हो गया। अब शेयर होल्डर्स फंड जरा निकालो। शेयर होल्डर्स फंड क्या है? देखो, शेयर होल्डर्स फंड की जब बात करोगे तो हमने यहां पे जो शेयर होल्डर्स फंड हेडिंग डाली है उसमें क्या क्या लिखा है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और उसके बाद अगली हेडिंग पड़ गई। तो शेयर कैपिटल में ये सब कुछ आता है।
लेकिन ये जो यहाँ फिक्टिशियस असेट्स होती है ये भी शेयर होल्डर्स की ही होती है, तो ये भी शेयर होल्डर्स को ही मिलेगी। अच्छा चलो इसको बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। तो शेयर होल्डर्स फंड का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकलेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स। देखो कितनी है इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए, कितना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए, कितना है रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख रुपए, कितना है फिक्टिशियस असेट्स 1 लाख रुपए। 10 10 20 5 25 और उसमें से माइनस कर दो 1 लाख, कितना बचा 24 लाख रुपया बचा। अब यहां पे सॉल्व कर लो आके 4,75,000 रुपया किसमें बटेगा 24 लाख रुपया जब इन्वेस्ट किया गया तो नेट अर्निंग हो रही है शेयर होल्डर्स के लिए। शेयर होल्डर्स ने कितना पैसा लगा रखा है 24 लाख रुपया, तो 24 लाख पर शेयर होल्डर को कितना मिल रहा है 4,75,000 रुपये मिल रहा है। अब जरा इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताओ कितना परसेंटेज आएगा। ये आ जाएगा तुम्हारा 19.79%। अब यहाँ पर शेयर होल्डर्स को ये पता हो गया कि जब हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया तो हमको कितनी कमाई हुई 4,75,000 रुपये। कभी आपको सही डिसीजन नहीं लेने देंगे, रुपए से कैसे डिसीजन सही ले पाएंगे, परसेंटेज में बताइए कितना हमारे पास में आएगा। तो ये कहते हैं अगर आप 100 रुपये लगाएंगे तो 19 रुपये 79 पैसे आपके हो जाएंगे, और उसके आधार पर जब आपने 24 लाख रुपया लगाया तो 4,75,000 रुपया आपको मिल गया। ये होता है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड या रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड। अगर बात करें तो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन इतने से संतोष कहाँ हुआ, इतने से मैनेजर्स को भी संतोष नहीं आया और इतने से ओनर्स को भी संतोष नहीं आया। वो ये जानना चाहते हैं कि यार हमको कितना मिला। अभी यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है एग्जैक्ट, क्योंकि ये जो है ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इनको इस तरीके से रिटर्न नहीं दिया जाता, इनको इस तरीके से रिटर्न नहीं दिया जाता, तो फिर इनको कैसे रिटर्न दिया जाता है। अरे इनका निश्चित है, ये देखो 10% वाले हैं ना, ये 10 लाख पर 10% 1 लाख लेकर निकल जाएंगे चुपचाप, तो इनकी कॉस्ट ऐसे कैसे कैलकुलेट कर रहे हो। तो दूसरा रिटर्न जानना चाहते हैं। रिटर्न का मतलब क्या होता है, रिटर्न का मतलब ही होता है जो मैंने लगाया उसमें वापस मैंने क्या पाया, यही तो रिटर्न है। तो शेयर होल्डर्स फंड के साथ ही साथ हम अगला रिटर्न भी जानना चाहते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड को क्या मिल रहा है। क्या जानना चाहते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड को क्या मिल रहा है। देखिए फॉर्मूले रटाऊंगा नहीं, फॉर्मूले समझाने का ही मेरा काम है। मैं कोशिश करता हूं कि कैसे आपको फॉर्मूले बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाएं। लगातार हमारे साथ बने रहिए तो सीक्वेंस के साथ आपको एक एक चीज समझाऊंगा। तो दूसरे नंबर पर देखते हैं कि क्या चाहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले और कैसे बात करी जाएगी रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो भैया नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम लोग, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। क्या बनेगा फॉर्मूला, अरे इक्विटी शेयर होल्डर्स कोई भी हो, जब हम लोग शेयर होल्डर्स फंड की बात कर रहे होंगे, जब हम लोग शेयर होल्डर्स फंड की बात कर रहे होंगे तो प्रॉफिट हमारा आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो होगा ही होगा। क्या होगा, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो होगा ही होगा। साथ ही साथ जब मैं इक्विटी की बात करूंगा तो इक्विटी से पहले प्रेफरेंस का भी पैसा निकल जाता है। ध्यान रखिएगा, कंपनी जो कमाती है उस पर कैसे उसका पैसा जाता है। सबसे पहले कंपनी की प्रॉफिट में से डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट चला जाता है, जो बचता है उस पर गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है, जो बचता है उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपना डिविडेंड्स ले लेते हैं, जो बचता है उसमें से कंपनी रिजर्व करती है, जो बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। यही फॉर्मेट रहेगा सीधा हमारा। लेकिन रिजर्व, जब मैं शेयर होल्डर्स फंड की बात कर रहा हूं तो रिजर्व पे ध्यान नहीं दूंगा, सिर्फ 3 को माइनस करूंगा। किसको किसको, प्रॉफिट कैसा चाहिए भैया, हमको नेट प्रॉफिट चाहिए कैसा, आफ्टर इंटरेस्ट
टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड्स, पीडी। ओके, क्योंकि अब इंटरेस्ट भी जाएगा, टैक्स भी जाएगा, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड्स भी जाएगा। ओके, अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। फॉर्मूला थोड़े यार ऐसे याद थोड़े करना, समझना है। शेयर होल्डर्स फंड, चूंकि बात प्रॉफिटेबिलिटी की तो इंटू 100। जब मैंने शेयर होल्डर्स फंड की बात करी तो नीचे क्या लिखा? शेयर होल्डर्स फंड। जब मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड की बात कर रहा हूं तो नीचे क्या लिख रहा हूं? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। होल्डर लगा दो भाई, होल्डर्स फंड। क्या लिख रहा हूं? इक्विटी से जो कुछ भी पूछा जा रहा हो नीचे रखो। प्रॉफिटेबिलिटी का रूल ही यही है। आपको सिंपल प्रॉफिटेबिलिटी में बताया था, जो कुछ पूछा जा रहा हो वो ऊपर, नेट सेल्स नीचे, बिल्कुल फिक्स। जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट ऊपर आएगा, किसी भी तरीके से हो सकता है। आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो सकता है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड्स हो सकता है, कुछ भी, या बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो सकता है, कुछ भी, लेकिन नेट प्रॉफिट ही ऊपर रहेगा। और अपॉन में जो पूछा जा रहा, जिस पर पूछा जा रहा है उसको नीचे रख दीजिए। पिछले फॉर्मूले में जानना चाहते थे रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, तो अपॉन में था शेयर होल्डर्स फंड। इसमें जानना चाह रहे हैं रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, तो अपॉन में इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। बताइए सर ये नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड्स कैसे आएगा? तो देख भाई मेरे, क्वेश्चन में हम लोग नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अभी कैलकुलेट किए थे, आया था मेरा 4,75,000। अभी कैलकुलेट किए थे ना इससे पहले, वही वाला 4,75,000 आ गया था। इसमें से पीडी हटा दो केवल। पीडी कितना है? देखो 10 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 10% है। 10 लाख का 10% कितना होगा? 1 लाख रुपया। हटा दो, 3,75,000 किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अब सर ये भी बता दीजिए कि इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड कैसे बनेगा? अरे जो बना था आपका शेयर होल्डर्स फंड, उसमें से हटा दीजिए प्रेफरेंस शेयर को, बन गया तुम्हारा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। चलो अगर मैंने वो नहीं कैलकुलेट किया तो कैसे बनाए? तो भैया आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड बराबर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, ऐसे कर दीजिए। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी? 10 लाख रुपए की। रिजर्व सरप्लस कितना? 5 लाख रुपए का। फिक्टिशियस कितनी? 1 लाख रुपए की। बताओ कितना आएगा? 14 लाख आएगा। बताएंगे क्या? लो 14 लाख आ गया। ओके, तो अब इक्विटी शेयर वालों को क्या मिल रहा है? 3,75,000 की कमाई उनके नाम हो रही है। कब? जब उन्होंने पैसा लगाया है 14 लाख रुपया। परसेंटेज में बताओ, परसेंटेज में चीजें समझ में आती हैं। कितनी भी वैल्यू हो जाए बड़ी, कितनी भी वैल्यू हो जाए छोटी, परसेंटेज रखो, खटाक से नेट वैल्यू आ जाती है। तो परसेंटेज में बताइए। परसेंटेज में जान लीजिए 3,75,000 रुपए मिलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब वो लगाते हैं 14 लाख रुपया इंटू 100। जब परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 26.78%। कितना हो जाएगा भैया मेरे? ये हो जाएगा 26.78%। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को पता हो गया, मैनेजर्स को भी पता हो गया, ठीक है ना, सबको पता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को इस कंपनी में क्या मिल रहा है। देखो ये रेशियोज भैया बहुत काम आते हैं। जब आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है तो आप उसका ग्राफ देखते हो ना, अर्निंग वाला। क्या देखते हो? कोई अर्निंग वाला उसका ग्राफ देखते हो ना, कि इसकी अर्निंग कैसे चल रही थी, अर्निंग किसके लिए? अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये क्या दे रही थी, उसी के आधार पे तो कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। तो जो कंपनी, रेशियो का मतलब ये देखो, ये हमारा सेल्फ एनालिसिस तो हो ही जाता है, और साथ ही साथ हम अपने जो कंपटीटर हैं, हमारे जो प्रतिस्पर्धी हैं, उनके साथ में देखते हैं कि इनकी पोजीशन कैसी और हमारी पोजीशन कैसी। तो दोनों की पोजीशन में भी हम तुलना कर लेते हैं। कंपेयर करने का माध्यम है रेशियो एनालिसिस। देखिए हमने देख लिया यहाँ पर कि इस कंपनी में, जिस कंपनी की बात मैं कर रहा हूँ, जिस कंपनी की बैलेंस शीट मेरे पास है, वहां पर इक्विटी शेयर होल्डर को उनकी कैपिटल पर नहीं, उनके शेयर होल्डर्स फंड पर कितना मिल रहा है? 26.78% की अर्निंग हो रही है। तो यहां से दूसरा रेशियो भी हमारा आ गया। अब तीसरा रेशियो क्या होता है? इतने पे संतोष कहां हुआ?
हमको ये नहीं चाहिए था शेयर होल्डर को कितना मिल रहा, नहीं चाहिए था, इक्विटी को चाहिए था, हमें इक्विटी पर ही फोकस करना होता है। बाकी लोग तो मेहमान हैं, आएंगे जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारे घर के लोग हैं जो हमारे साथ जीवन भर रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो उनका विशेष ध्यान रखना है हमको। विशेष ध्यान रखना मतलब अरे उनको दे क्या रहे हैं ये तो देखना है। अब दूसरा फिर आगे कैसे कंडीशन चलती है, देखते हैं कि आखिर इक्विटी शेयर कैपिटल पर कितना कमा रहे थे। तो तीसरा रिटर्न क्या बनता है, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, इस पर क्या बनेगा रिटर्न हमारा। तो तीसरे नंबर पर बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहां पर ये होल्डर हटा दीजिए भैया, कैपिटल लगा दीजिए, क्या बनेगा फॉर्मूला, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा भैया, जब इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर को ऐसे ही मिलेगा, नेट प्रॉफिट में मिलेगा उनको, लेकिन कब, जब इंटरेस्ट, टैक्स और प्रेफरेंस या डिविडेंड तीनों दे दिया जाएगा उसके बाद वाला प्रॉफिट वही मिलेगा उनको। तो ऊपर तो कुछ चेंज ही नहीं होगा, नीचे बदलेगा क्या, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड लिखा था इसको हटा दीजिए। हम क्या जानना चाहते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल पर कितना मिल रहा है, जितना कैपिटल इन्होंने दिया है, जितना कैपिटल इन्होंने लगाया है कंपनी में उस पर क्या मिल रहा है। तो उस पर देख लीजिए क्या दिक्कत है भाई, अभी हम लोग सॉल्व कर ही चुके हैं। हमारा कितना आंसर आया था, 3,75,000 रुपए आया था, कौन सा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंशियल डिविडेंड्स। और ये कैपिटल हमारे सामने लिखी हुई है सीधा कितना, 10 लाख रुपया इंटू 100। लो ये 6 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए, ये कट गया, यहां दर्जा हमने दशमलव लगा दिया, 37.5% की कमाई हो रही है इनकी। अरे राम 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 राम, ये देखिए आप, मतलब जो कमाई हो रही है ज्यादा से ज्यादा वो कहां हो रही है, इनकी कैपिटल पर हो रही है। जब हमने शेयर होल्डर्स फंड पे जाके देखा था तो हमारा रेशियो आया था 26.78%, लेकिन जब हम सीधा इनकी कैपिटल पर रेशियो देख रहे हैं तो वो आ रहा है 37.5%। इसका मतलब है कि कंपनी ने बहुत ज्यादा फंड अपने पास नहीं रोका हुआ है। देखिए आप यहां पर जितना कैपिटल है उसकी अपेक्षा यहां फंड कितना है, बहुत कम है। और जब कैपिटल की बात कर रहे होते तो फिक्टिशियस असेट्स को भी माइनस नहीं करते हैं। कैपिटल मतलब होता है पेड अप कैपिटल। हाँ, अब यहां पर 100 रुपए में से 90 रुपए पेड अप होती तो फिर मैं यहां पर 9 लाख रुपए लेता, 10 लाख नहीं लेता। ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा भैया मेरे, ठीक है ना। पेड अप कैपिटल, यहां पर जो इक्विटी शेयर कैपिटल होती है ये पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, ये ध्यान रखिएगा आप। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। बात समझ में आई आपको एकदम से। तो ये 3 रेशियो होते हैं, चाहे आप अलग अलग तो सबका महत्व है। 3 रेशियो कौन कौन से हो गए, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड और रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इसके बाद में कंपनी और थोड़ा डीप जाकर जानना चाहती है। क्या डीप जाकर क्या जानना चाहती है, अरे ये वाला प्रॉफिट तो भैया जब हमने सारे खर्चे कर दिए तब बचा, हमने कमाया कितना था। अब देखो कमाई और डिस्ट्रीब्यूशन, अर्निंग और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का जो गैप है वो ये बताता है कि आपके ऊपर लोन कितना है, क्योंकि आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा चला जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन के तौर पर। जो ऋण लिया है तुमने उसके ब्याज के तौर पर निकल जाता है आपके पास से। इस वजह से आपके शेयर होल्डर्स को कम पैसा मिल पाता है, कम अर्निंग मिल पाती है उनको। तो क्या है, कितना है इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको जानते हैं और उसके लिए अलग से 2 रेशियो और कैलकुलेट किए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो 2 रेशियो, तो नंबर 4 पर हम लोग बात करते हैं। देखो अब 2 हैं जो कैपिटल पर जानना चाहते हैं सीधा, शेयर होल्डर्स फंड नहीं, शेयर होल्डर्स फंड गया, अब किस पर जानना चाहते हैं, रिटर्न किस पर जानना चाहते हैं, कैपिटल पर जानना चाहते हैं। तो कौन कौन से हैं, 2 हैं इसमें रिटर्न। पहला रिटर्न है हमारा रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना। कैसे बनेगा, यहां पर कितनी कमाई हुई यही देखा जाता है। क्या देखा जाता है, कमाई कितनी हुई। तो कमाई ये देखो जितनी हुई, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनाइए, प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स से पहले वाला प्रॉफिट, अपॉन टोटल एसेट्स। इसको टोटल एसेट्स रेशियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
टोटल एसेट्स रेशियो भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चाहे ग्रॉस के अपॉन में आप ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख सकते हैं, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज होती है, चाहे टोटल एसेट्स कहें चाहे ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड कहें। ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ही होता है टोटल एसेट्स, लेकिन कौन सी टोटल एसेट्स? एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एंड नॉन ट्रेडिंग एसेट्स। ये नॉन ट्रेडिंग एसेट्स कौन सी होती है? फिक्टिशियस तो हम जान गए ये होती हैं, नॉन ट्रेडिंग एसेट्स क्या होती हैं? ऐसी एसेट्स जो मेरे व्यापार में नहीं लगी हैं, मेरे व्यापार से बाहर किसी दूसरे व्यापार में लगी हैं। ये कैसे पहचानेंगे हम? देखिए, बहुत बढ़िया रूल आपको बता रहा हूं। कभी भी इन्वेस्टमेंट के सामने, जैसे क्वेश्चन में लिखा हो 5% इन्वेस्टमेंट, अमाउंट 5 लाख, आप जान लेना ये नॉन ट्रेडिंग है, नॉन ट्रेडिंग है। क्या बात करते सर, ये कैसे? ये बताओ, अगर पैसा अपने व्यापार में लगाओ तो क्या आप कह सकते हो कि मैं एकदम 5% ही कमाऊंगा, 4.99% नहीं कमाऊंगा, 5.01% नहीं कमाऊंगा, मैं कितना कमाऊंगा? 5% कमाऊंगा। क्या कह सकते हो? नहीं, 5% ही कमाऊंगा ये तब कह सकते हैं जब हमने अपना पैसा किसी दूसरे व्यक्ति को दिया है एज ए लोन, और उसने हमको बोला है कि मैं 5% आपको पेमेंट करूंगा। तो जब दूसरे व्यक्ति को दिया तो मेरे व्यापार में कहां है पैसा? वो तो दूसरे के व्यापार में है। बस हो गया नॉन ट्रेडिंग। याद रखना, हमेशा याद रखना, जीवन भर याद रखना, कभी मत भूलना। बहुत कंफ्यूजन होती है इसकी। कंपटीशन एग्जाम में जब बैठते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अगर रेट लगी हुई है, मान लेना कि ये इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेडिंग है, नॉन ट्रेडिंग एसेट्स में जब आता है तो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ही होता है और कोई नॉन ट्रेडिंग एसेट्स नहीं होती है। तो अगर परसेंटेज वाला कोई इन्वेस्टमेंट मिलेगा तो नॉन ट्रेडिंग है, उसको हम इस टोटल एसेट्स में शामिल नहीं करेंगे, और ना ही हम फिक्टिशियस एसेट्स को इसमें शामिल करेंगे, उसको भी छोड़ देंगे। फिर जो बचेगा वो हमारा हो जाता है टोटल एसेट्स। तो इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये देखो मेरे पास कितना प्रॉफिट है, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है हमारे पास। टोटल हमारे पास एसेट्स कितनी है? 32 लाख रुपए की है, जिसमें 1 लाख रुपए की फिक्टिशियस एसेट्स है। हटा दो उसको, कितना बचा? 31 लाख रुपए इंटू 100। तो सॉल्व करेंगे भैया, ये कितना आ जाएगा? 32.25%। अर्थात कंपनी ने जितना एसेट्स लगा रखा है, कंपनी ने जितना एसेट्स इन्वेस्ट किया है मार्केट में, भैया एसेट्स का मतलब ही यही होता है। लाभार्जन के उद्देश्य से व्यवसाय के द्वारा जितनी दृष्टिगोचर और अदृष्टिगोचर वस्तुओं का उपयोग किया जाता है उन्हें ही संपत्तियां कहा जाता है। टेंजिबल भी हो सकती हैं, इनटेंजिबल भी हो सकती हैं, और वो होती हैं एसेट्स। इनका मुख्य उद्देश्य होता है लाभार्जन करना। तो देख रहे हैं कि हम अपनी टोटल एसेट्स पर कितना लाभ अर्जित कर रहे हैं? 32.25% का लाभ पा रहे हैं। किस पर? ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड पर। तो अच्छा, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड पर कितना पा रहे हैं वो भी बता दीजिए। वो भी बता दे रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है। 5वें नंबर पे बात करते हैं, रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या बनेगा? सेम चीज यही है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए हमको। कैसा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन, अब यहां पर क्या चाहिए हमको? नेट कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। और चूंकि बात प्रॉफिटेबिलिटी की तो इनटू 100। अब नेट प्रॉफिट तो हमको पता ही है कितना आएगा, जितना हमने कमाया है, कितना? 10 लाख रुपया। ये नेट कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर टोटल ऑफ रियल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। जो टोटल हमारी रियल एसेट्स हैं, देखो रियल एसेट्स में बात कर रहा हूं, फिक्टिशियस की बात नहीं कर रहा हूं। बनावटी संपत्तियों को छोड़कर बाकी जितनी है वो रियल एसेट्स हैं। नॉन ट्रेडिंग एसेट्स उसमें नहीं आएंगी। नॉन ट्रेडिंग और फिक्टिशियस को छोड़कर बाकी जितनी भी संपत्तियां हैं वो सब रियल एसेट्स हैं। तो टोटल ऑफ रियल एसेट्स इसमें से क्या माइनस करना है? करंट लायबिलिटी माइनस करना है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये एक बात बताइए, अब जब हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो एक और फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ रखा है कई जगह, गुडविल की वैल्यूएशन में पढ़ा, शेयर की वैल्यूएशन में पढ़ा है। वो कौन सा? अरे गुरुजी हमने पढ़ रखा है टोटल ऑफ रियल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो आप डेट को काहे नहीं माइनस कर रहे हो? अरे भैया मेरे समझो तो जरा,
डेट को काहे माइनस करोगे? क्या जो डेट वाला पैसा लेके आए उसको मार्केट में आपने इन्वेस्ट नहीं किया है? उसको भी तो मार्केट में इन्वेस्ट किया, उस पर भी तो कमा रहे हो, तो उसको हटा कैसे सकते हैं? हाँ, करंट लायबिलिटीज को लेस करते हैं केवल। इस वजह से वो वाला फॉर्मूला अगर दिमाग में कहीं सेट हो कि टोटल ऑफ रियल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, निकाल के बाहर करो। रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है टोटल ऑफ रियल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो देखो यहां पर टोटल ऑफ रियल एसेट्स मेरी कितनी थी? 31 लाख रुपए की मेरी रियल एसेट्स हैं, और करंट लायबिलिटी कितनी? 2 लाख रुपए की मेरी करंट लायबिलिटी है। तो टोटल बचा कितना? 29 लाख रुपया हमारे पास में नेट कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब यहां पर आप सॉल्व कर दीजिए। रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर कितना बनेगा? 10 लाख डिवाइडेड बाय 29 लाख इंटू 100। सॉल्व करो भैया, इसको कितना आ जाएगा? ये भैया इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा हमारा 34.48%। अब ये देखिए, आप अगर नेट कैपिटल एम्प्लॉयड पर जाते हैं तो हम कितना कमा रहे हैं? जितना कैपिटल लगा रहे हैं उसका 34.48% कमाई हो रही है। ये हो गए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के 5 मुख्य अनुपात जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उम्मीद है ये 5 के 5 रेशियो जो आज मैंने आपको बताए हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, ये आपने आसानी के साथ समझे होंगे और इनके फॉर्मूले बेहतर तरीके से समझे होंगे कि आपको इन्हें रटना नहीं पड़ेगा और आप इनको भूलेंगे नहीं। जैसा भी समझे हैं हम तक भी अपनी प्रतिक्रियाएं पहुंचाया करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि मेरे सारे वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें।